किडनी डायलिसिस की आवश्यकता क्यों पड़ती है, किडनी की डायलिसिस की स्टेज तक आने की व्हाट इज़ द नीड। देखो, वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट कि अगर हमें किडनी डायलिसिस की स्टेज तक जाना है और हमें वहाँ तक वो समझना है, तो हमको सबसे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस समझने के बाद हमको पता चलेगा कि किडनी फेलियर का इसके ऊपर क्या डिपेंडेंसी है। और इसमें एक टॉपिक जो है, क्योंकि जब किडनी फेल हो रही है तो किडनी फेल होने के बाद दो ही रास्ते रहते हैं, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट। यानी किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है वेस्ट प्रोडक्ट को, ठीक है। तो डायलिसिस हो रहा है क्यों? क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो भी वेस्ट है ना, वो शरीर में ही स्टोर है वाटर रिटेंशन के रूप में, तो उसको निकालना है, सही है। तो वो वाटर रिटेंशन भी हमको समझना है वो क्या है, राइट। तो किडनी डायलिसिस से तक जाने से पहले हमको इंसुलिन रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। तो दिस इज द न्यू टॉपिक, ओके। इंसुलिन रेजिस्टेंस को हम समझेंगे कि क्या होता है ये। देखो, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो अगर लीवर जो है उसमें जो यूरिया, यूरिक एसिड, बिलिरुबिन जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट है, और जब वो बेसिकली किडनी उसको हैंडल नहीं कर पाती है, ठीक है, तब होता क्या है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, तो वो उसको फिल्टर नहीं कर पा रही है। तो वो स्टेज आ ही क्यों रही है कि ये जो लिवर में यूरिया, यूरिक एसिड और ये बाइलिरुबिन बन रहा है, मेटाबॉलिक जिसको हम वेस्ट बोल रहे हैं, कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम की प्रॉब्लम की वजह से, तो ये हो ही क्यों रहा है, यहाँ से जो कड़ी है वो हमें समझनी है, वो लिंक हमें समझना है। देखो, मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को अभी तो फिलहाल आप ये समझो, टेक्निकल भी मैं समझाऊंगा, अभी टेक्निकल पे जाएंगे तो डेफिनेशन पे मत जाना। इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज तब आएगी जब आप सिंपल शुगर ले रहे हैं अपने डाइट में, है ना, ट्रांस फैट ले रहे हैं, आपका टोटल जो कैलोरीज़ है वो इनटेक ज़्यादा है, जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, तो वो स्टेज आ सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस की। या फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है लाइफ में, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की स्टेज आ सकती है। जेनेटिक कोई फैक्टर है, तो जिसमें जेनेटिक में मतलब अगर पेरेंटल साइड में कोई प्रॉब्लम है, आइदर फ्रॉम द मदर और फादर साइड, तो भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वो स्टेज हमको मिलेगी इसमें, कि अगर जेनेटिकली कोई प्रॉब्लम है पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स साइड, तो भी जातक में वो प्रॉब्लम आएगी। इसमें एजिंग फैक्टर भी है, ज़्यादा एज, जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है, एज उसकी बढ़ती है, तो वो सर्टेन मेडिकेशंस पे भी रहता है, तो एजिंग का फैक्टर भी है, मेडिकेशंस का भी है ना। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जब होगा तो उससे क्या होगा, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन्फ्लेमेशन किसी भी तरीके से बॉडी में हो सकती है, जॉइंट्स में हो सकती है, अर्थराइटिस हो सकता है, किडनी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है, लिवर की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ओके। एंडोथीलियल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कोई किसी तरीके का कोई क्लॉट आर्टरीज में डिपॉजिट हो सकता है। ये मैंने आपको सेकेंड या थर्ड क्लास में बताया था, एंडोथीलियल डिसफंक्शन, ओके। प्रोटीन यूरिया कल ही समझाया मैंने आपको। हाइपर यूरिसीमिया भी वही है, यूरिया का यूरिन में मैनिफेस्ट होना, ये हाइपर यूरिसीमिया है। प्रोटीन का लीकेज होना है, जिसको हम बाइलिरुबिन बोल रहे हैं, तो वो अगर यूरिन में डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी, इसको हम प्रोटीन यूरिया बोल रहे हैं। यानी इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, और जब ये सारी चीज़ें होंगी, इन्फ्लेमेशन और हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन और ये सब प्रॉब्लम होगी, तो क्या होगा, टाइप 2 डायबिटीज़, CVD प्रॉब्लम यानी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, क्रॉनिक किडनी डिसीज़। तो बेसिकली क्या है, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स किडनी फेलियर।
वो जो मल्टीपल फैक्टर हैं उसमें वन ऑफ देम इज लीडिंग टूवर्ड्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आ गया बॉडी में तो ये मेजर प्रॉब्लम हो जाएंगी। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि जनरली 20 से 25 साल के बाद लोगों में पाई जाती है, और टाइप 1 उससे पहले बच्चों में होती है वो, ठीक है। और या हार्ट की कोई मेजर प्रॉब्लम आ जाएगी, क्रॉनिक किडनी कोई डिसीज़ आ जाएगी। क्रॉनिक किडनी डिसीज़ मतलब उसके फिल्टरिंग, ब्लड को प्यूरिफाई करने की जो फंक्शनैलिटी है वो डिसफंक्शन होगी, उसी को बोल रहे हैं। वो जितना ज़्यादा समय लगेगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किडनी के डिसफंक्शन को इम्प्रूव करने में, वो उतना ख़राब तरीके से वो काम करेगी, और उसी को क्रॉनिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, जिसको CKD भी बोलते हैं, ठीक है। देखो, दो चीज़ों को भी हमें समझना है, लिवर और पैनक्रियाज। देखो, इंसुलिन का जो प्रोडक्शन होता है वो पैनक्रियाज में होता है, और इंसुलिन हार्मोन का काम क्या होता है? उसका काम होता है कि शुगर को ब्लड शुगर से निकालना और पुश कर देना लीवर में, और फिर उसको स्टोर करना एज ए ग्लाइकोजन, या फिर उसको यूज़ करना एज ए एनर्जी। वो मसल में भी पुश कर सकता है वो उसको, एंड देन यूज़ इट एज ए एनर्जी प्रोडक्शन, और इट कैन स्टोर इन द फैट सेल्स ऑल्सो। तो इंसुलिन प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है? पैनक्रियाज में। पेट के अंदर जो पैनक्रियाज है वहाँ पे बीटा सेल्स हैं, वहाँ पर उसका प्रोडक्शन हो रहा है। और जब इंसुलिन काम नहीं करेगा लिवर, स्पेशली लिवर की मसल में, तो बॉडी फिर सिग्नल भेजेगी पैनक्रियाज के बीटा सिग्नल को कि भाई ब्लड शुगर लेवल बढ़ाओ। जब वो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएगा तो इससे क्या होगा? इंसुलिन और बढ़ेगा। इंसुलिन, ये जो काम है ना, ये कंटिन्यूसली चलेगा जब तक कंप्लीटली पैनक्रियास एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, और ये सालों साल चलता है। ये एक व्यक्ति को पता नहीं होता, वो सोचता है कि भाई मेरा शुगर लेवल तो सही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसको अपने इंसुलिन का पता नहीं है कि वो इंसुलिन काम करना ही नहीं कर रहा। तो जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम आएगी तो फैटी लीवर होगा, यानी फैट डिपॉजिट होगा लीवर पे, ब्लड प्रेशर की दिक्कत आएगी, हार्ट की समस्या आएगी, LDL फैट ये सब आर्टरीज में डिपॉजिट होगा। गर्ल्स में PCOD की प्रॉब्लम आएगी। गर्दन, आपने देखो कुछ लोगों की पीछे से ब्लैक हो जाती है पूरी तरीके से विदाउट नो रीज़न, वो भी एक मैनिफेस्टेशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। और इससे फिर बीटा सेल्स फेल हो जाते हैं पैनक्रियाज के। तो लिवर के काम क्या है? बाइल प्रोडक्शन, एक्सक्रीशन ऑफ बाइलोरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, हार्मोन्स, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म करना फैट और कार्बोहाइड्रेट का, एंजाइम एक्टिवेशन करना, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, विटामिन, मिनरल्स, और सिंथेसाइज करना प्लाज्मा प्रोटीन, जिसको एल्बुमिन बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये लिवर के काम है। और पैनक्रियाज जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, ये क्या करती है कि मतलब इसका काम इंसुलिन को प्रोड्यूस करना है, जिससे फिर क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होगा। और डायबिटीज़ कब होती है? जब पैनक्रियाज जो होती है ना, इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस इनफ इंसुलिन, और या बॉडी इंसुलिन को यूज़ ही ना कर पाए प्रॉपरली, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन दे बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन द लिवर सेल मेम्ब्रेन। तो रिसेप्टर का भी रोल बताऊंगा भी मैं आपको। तो लिवर सेल प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स विच अगेन कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इनटू द लिवर सेल। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोजेनेसिस। जब फैटी लिवर होगा तो जो रिसेप्टर है ना लिवर पे, वो काम नहीं करेंगे, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा। और इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो जाएगा तो इससे बीटा सेल्स जो है पैनक्रियाज के, वो एग्जॉस्ट होने लगेंगे। और वो जब एग्जॉस्ट होने लगेंगे तो अगेन पैनक्रियाज बार बार जो है इंसुलिन बनाता रहेगा, बॉडी यूज़ कर नहीं पाएगी उसको, इंसुलिन बनता रहेगा, और उससे फर्दर प्रॉब्लम बढ़ेंगी जो मैंने अभी बताई आपको।
वो क्या क्या बड़ी ओबिसिटी, इन्फ्लेमेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन, ये सब प्रॉब्लम, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, ये सब प्रॉब्लम होंगी आप। तो इंसुलिन क्या है? एक एनाबॉलिक पेप्टाइड है, इससे ना हार्मोन जो सिक्रीट होता है बीटा सेल से और पैनक्रियास, ठीक है। तो लिवर और पैनक्रियास आपस में मिलकर ही काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि इंडिपेंडेंटली कोई सर्टेन ऑर्गन काम कर रहा है और उसको पता ही नहीं कि आगे मुझे करना क्या है ना, मुझे कहाँ पर मुझे इंसुलिन को पुश करना है ना। तो अगर कुछ बनेगा तो वो आगे भी तो जाएगा बॉडी में, ठीक है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया कि when there is a resistance to the insulin, तो इससे क्या होगा? इट विल रिजल्ट इन ब्लड शुगर। वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जो हार्मोन है इंसुलिन, वो क्या करेगा? ब्लड शुगर को यानी ग्लूकोज को कंट्रोल करेगा वो, ठीक है। जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाया, ठीक है, खाना खाया आपने, इंसुलिन पैनक्रियाज बनाएगा और ये फिर क्या होगा? ये फर्दर सेल्स को भेजेगा, मगर क्या होगा? जो सेल्स हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मतलब ग्लूकोज सेल्स में एंटर ही नहीं करेगा। तो इससे क्या होगा? ये वापस से ब्लड में इंसुलिन जो है ना, ये बढ़ जाएगा और इससे टाइप 2 डायबिटीज़ होगी। तो बेसिकली क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये बॉडी में होता रहता है कि जो सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी इंसुलिन से वो बात करना बंद कर देते हैं, ठीक है। और जब वो रेजिस्ट करेंगे, वो उससे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, वो उसको स्टोर होने ही नहीं देंगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बनेगा और इससे फैट बनेगा। फिर जो शुगर है वो स्टोर हो जाएगी एज अ फैट की पे स्टोर हो जाएगी। फिर आपको, और यू विल फील टायर्ड एंड हंग्री एंड देन यू विल ईट अगेन, and then again pancreas will create insulin, and then again insulin will not be able to talk to the cells, मतलब cells उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, and then again it will convert as a fat, तो शुगर फिर फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर you will feel tired and hungry and then you will feel like eating again and again। तो ये प्रोसेस चलता जाएगा, उसी से ओबिसिटी होती है, उसी से डायबिटीज़ होती है, उसी से फैटी लीवर होता है। तो ये इतना बड़ा जो साइकिल है इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर ये नहीं समझोगे तो हम कहाँ तक नहीं जा सकते। जो क्रॉनिक बीमारियाँ होती हैं ना, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर होगा तो बहुत ज़्यादा फैट बनेगा एब्डोमेन पे, जिसको हम विसरल फैट भी बोलते हैं, जो मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, ठीक है। विसरल फैट के क्या डीमेरिट्स हो सकते हैं वो हमको पता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इंसुलिन रिसेप्टर्स जो लीवर पे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लीवर पे फैट है, उस वजह से वो काम नहीं कर रहा। जब इंसुलिन रिसेप्टर काम करते हैं तो बॉडी जो होती है ना, वो जो ग्लूकोज है यानी शुगर जिसको हम बोल रहे हैं, वो तभी यूज़ हो पाती है। अदरवाइज अगर इंसुलिन रिसेप्टर काम नहीं कर रहे हैं तो फिर ग्लूकोज जो है वो सेल में नहीं जाएगी, और देन वो अगेन क्या होगा, वो बिल्डअप हो जाएगी ब्लड में और हाई शुगर क्रिएट होना शुरू होगी ब्लड में। तो अगर कोई पूछे आपसे व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, when the body cell doesn't respond to the insulin which is created by pancreas or the beta cells of the pancreas, then it is called insulin resistance। इस वजह से ही मेजर प्रॉब्लम होती हैं, जो कि क्रॉनिक, जिसकी हम बात कर रहे हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ की हम जो बात कर रहे हैं, और ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ के कभी कभी रूट कॉज भी नहीं पता चलता है बॉडी में मल्टीपल टेस्ट होने के बावजूद भी। तो
इससे क्या होगा, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी, मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ इट, क्योंकि बॉडी में जो किडनी का काम है वो उस वेस्ट को फिल्टर ही नहीं करेगा। तो फिल्टर जब नहीं करेगा तो वाटर रिटेंशन होगा, इससे किडनी की और हार्ट की कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस होने के चांसेस बढ़ेंगे, और उससे बॉडी में स्वेलिंग भी बढ़ेगी। तो कभी कभी पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन दिखेगी तो उसको एडिमा भी बोलते हैं। वो कहीं पर भी हो सकती है, जनरली मतलब पैरों में ज़्यादा वो मैनिफेस्ट होगी, दिखेगी वो, ठीक है। क्योंकि बॉडी का काम क्या है, ह्यूमन बॉडी का काम है टू रेगुलेट इट्स वाटर लेवल। तो बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, किडनी है, लिम्फेटिक सिस्टम है, हार्मोनल जो एंडोक्राइन सिस्टम है, यूरिनरी सिस्टम है, लीवर है, ये सब मिलकर जो होते हैं ना, बॉडी का एक हेल्दी फ्लूइड लेवल मेंटेन करते हैं। ये सारे सिस्टम जो है, तो अगर किसी भी पार्ट में बॉडी के प्रॉब्लम है तो बॉडी विल बी अनेबल टू एक्सपेल फ्लूइड इन द फ्रॉम द बॉडी थ्रू द आइदर द पर्सपिरेशन, जो कि जैसे पसीने के रूप में या फिर यूरिन के रूप में। और अगर ये प्रॉब्लम कहीं पे भी होगी तो स्वेलिंग शरीर में बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो क्या क्या हो सकता है वाटर रिटेंशन की वजह से, लिम्फेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम इज़ अ फ्लूइड बेसिकली, जो कंटेन करता है वाइट ब्लड सेल्स को, जिससे क्या होता है, बॉडी का ये एक इम्यून सिस्टम है विच डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट द इन्फेक्शन। सो अगर इफ देर इज़ अ प्रॉब्लम इन द लिम्फेटिक सिस्टम, fluid will again build up in the tissues and this will cause swelling either in ankles, feet, legs. Okay, congestive heart failure could be also one of them. So the heart का काम है पंप करना ब्लड को। तो if it doesn't work or doesn't work properly, the blood pressure will change and fluid retention will again will begin. और किडनी का तो काम ही फिल्टर करना है ब्लड को और मेंटेन द फ्लूइड लेवल। सो अगर किडनी काम नहीं करेगी तो क्या होगा, किडनी अगर वेस्ट को रिमूव ही नहीं कर पा रही है तो वाटर रिटेंशन होगा। Other cause except cardiovascular or lymphatic system or kidney, there is obesity, infections and allergies also. तो जिन लोगों में obesity की प्रॉब्लम होती है, they experience more swelling because of the extra weight. Obesity will increase the risk of high blood pressure, kidney disease and heart disease. तो ओबिसिटी से क्या होता है, टाइप 2 डिजीज़ के चांसेस हैं, क्योंकि उससे क्या होगा, क्यों हो रहा है, बिकॉज देयर इज़ अ डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिक सिंड्रोम, है ना। अब किसी भी तरीके से अगर बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है तो बॉडी क्या होता है, उस हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता है, ठीक है, जिससे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और अगर वो इन्फ्लेमेशन होगी तो देन बॉडी विल रिलीज हिस्टामाइन एंड देन इससे क्या होगा कि जो कैपिलरी वॉल्स हैं वो वाइडन अप हो जाएंगी, ओके, और फिर उससे इन्फेक्शन होगा। तो बेसिकली क्या है, ये सारी जो प्रॉब्लम है ये सारी की सारी कंट्रीब्यूट करती हैं टुवर्ड्स water retention problem, and major cause is insulin resistance. तो जिन लोगों को किडनी फेलियर है ना, या जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में बोलते हैं ESRD, एंड स्टेज रीनल डिसीज़, इनको डायलिसिस की ज़रूरत होती है। तो इंजेक्शन, तो बेसिकली किसी भी तरीके से अगर मेजर क्रॉनिक ये कन्वर्ट हो जाए किडनी की,
ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और ल्यूपस नेफ्राइटिस। तो किडनी डैमेज होगी और क्या होगा फिर, तो नौबत आ सकती है किडनी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की। देखो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कल भी। तो इसमें क्या होता है कि ये भी अगर प्रॉब्लम है, बिकॉज एज द वर्ड सजेस्ट डायबिटीज़, मतलब कहीं ना कहीं जहाँ तक को शुगर तो है ही, हाई शुगर है ना। तो किडनी में जो मिलियंस ऑफ टाइनी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है ना उसको हम ग्लोमेरुली बोलते हैं, और वो फिल्टर करता है ब्लड को। तो जब ये डैमेज हो जाती हैं ब्लड वेसल्स, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। ये दो तरीके की हो सकती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्या काम कर रही है, डैमेज कर रही है किडनी के फिल्टरिंग सिस्टम को। ओके, तो अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो ब्लड वेसल जो किडनी के अंदर है वो फिल्टर नहीं करेंगी वेस्ट को फ्रॉम द ब्लड, एंड दिस विल लीड टू द kidney damage and cause high blood pressure, and high blood pressure again will cause more and more damage to the kidney, because by raising the pressure in the filtering system of the kidney. तो क्या बताया था मैंने कि अगर ये प्रॉब्लम होगी तो क्या हो सकता है, हार्ट एंड की ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम होगी, इसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज बोलते हैं, या इससे स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो uncontrolled high blood sugar is called hyperglycemia, uncontrolled high blood pressure is called hypertension. तो smoking, high blood pressure, obesity, family history, diabetes, they all contribute towards this problem. Okay. तो डायबिटिक किडनी अगर मतलब किसी को है, वो अगर असेसमेंट के बाद पता चला है, तो इट विल लीड टू किडनी फेलियर, एंड दिस इज कॉल्ड एंड स्टेज किडनी डिसीज, जिसको हम ESRD बोल रहे थे। इट इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिसका अगर बहुत एंड स्टेज पे चला जाए तो फिर क्या डायलिसिस कराते हैं, ट्रांसप्लांट कराते हैं। तो इट्स बेटर टू कंट्रोल द ब्लड प्रेशर एंड ब्लड शुगर लेवल